हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। सभी अभ्यर्थी संपूर्ण करंट अफेयर्स वार्षिकांक सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रिपोर्ट और सूचकांक। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रिपोर्ट और सूचकांक को लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं जो कि रिपोर्ट या सूचकांक को लेकर के होते हैं। इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, किस तरीके के यहाँ पर रिपोर्ट सूचकांक ज्यादा पूछे जाते हैं और आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ के जाना है। आज हम इस सत्र में यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी मेरे साथ सभी प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में सेशन को शुरू करने से पहले जरूरी पहलू देखिए, 2 तरीके के हैं। एक है जो राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए जा रहे हैं, जैसे नीति आयोग के द्वारा काफी सारे रिपोर्ट और सूचकांक जारी किए जाते हैं, और एक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग विषयों से रिलेटेड आपको रिपोर्ट सूचकांक आते हैं। और दोनों तरीके के टॉपिक आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए सभी को ध्यान से यहां पर पढ़ना है। आज के इस पूरा जो सत्र होगा हम प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक को एक एक करके पढ़ते चलेंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है उनको भी आपको रिवीजन कराते चलेंगे कि इस टॉपिक पर कैसे प्रश्न आप सभी के बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं क्या है प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक। पहला यहां पे देखिए है भारत रैंकिंग 2025। ठीक है, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये देखा जाए तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सबसे पहले तो भारत सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF की स्थापना की थी। तो इस पॉइंट को यहाँ पर अगर आपके पास मैगजीन है तो हाईलाइट कर लीजिए, PDF है तो वहां पर उसको मैंने आप सभी को बताया है कि सभी अभ्यर्थी ये जो मैगजीन है आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर मिल रही है PDF के रूप में, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसे आप किसी भी फोटोशॉप की दुकान पे जाकर आके उसे आप हार्ड कॉपी निकल आ सकते हैं। और जो चीजें मेरे साथ यहाँ पर आपको पढ़नी है कि उनको हाईलाइट करने चलना है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप सेल्फ स्टडी या रिवीजन करने चलेंगे तो इस टॉपिक में मेन मेन बिंदुओं पर आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, या फिर आप बुक भी यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं 9115269789 नंबर पर, और उसके बुक या हार्ड PDF को लेकर के मेरे साथ यहाँ पर इस वीडियो को देखते चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, दूसरा, पहला संस्करण कब जारी किया गया, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 2016 में। तो पहला संस्करण हमने यहाँ पे देख लिया, जारी हुआ 2016 में। प्रारंभ में इसमें केवल क्या था कि एक श्रेणी यानी कि विश्वविद्यालय और 3 विषय यानी कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फार्मेसी को शामिल किया गया था। लेकिन 2025 में अगर हम देखें तो कितनी श्रेणियां हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 2025 में 9 श्रेणियां और 8 विषयों को यहां पर कवर किया गया है। कौन कौन से हैं? 5 मानक इसमें तय किए गए हैं, इनको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। शिक्षण अधिगम संसाधन, अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, प्रसार एवं समावेशता और धारणा। इस आधार पर जो है ये रैंकिंग आपको मानदंड जो होते हैं इनके आधार पर जारी किए जाते हैं। 2025 की अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें, यही आपको पूछा जाता है कि NIRF की जो रैंकिंग है 2025 में ओवरऑल जो कैटेगरी रही उसमें पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान किसको यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पे जो टॉप 5 आपको रही हैं इनको यहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिए। सबसे पहली चीजें यहाँ पर देखिए, टॉप 5 में है IIT मद्रास, बेंगलुरु, बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली। तो मद्रास, बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर, ये टॉप 5 यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ओवरऑल एक रैंकिंग कैटेगरी के अंतर्गत। दूसरा यहाँ पे देखिए जो विश्वविद्यालय टॉप 5 इसमें है, इसमें कौन कौन से आते हैं। IISc बेंगलुरु पहला स्थान है विश्वविद्यालय की कैटेगरी में। दूसरे नंबर पे JNU जो नई दिल्ली में है। तीसरा मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी है। चौथा हम देखें यहाँ पे आपको जामिया मिलिया इस्लामिया है। और पांचवा दिल्ली विश्वविद्यालय है। तो ये टॉप 5 आपके विश्वविद्यालय हैं। कॉलेज अगर आपको लेकर के पूछा गया है कि NIRF रैंकिंग 2025 में टॉप कॉलेज कौन से रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हिंदू कॉलेज दिल्ली, मिरांडा हाउस दिल्ली, हंसराज कॉलेज दिल्ली, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। यानी कि टॉप 5 में पांचों के पांचों जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, आपको देखा है कहां पे हैं, दिल्ली के। इसके बाद अनुसंधान संस्थान की बात करें, टॉप 5 यहां पर कौन से हैं, इसमें आपको ISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर है। ये टॉप 5 आपके अनुसंधान संस्थान है। नवाचार संस्थान देखा है तो टॉप 3 कौन से हैं, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IISc बेंगलुरु। और मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो यहां पर पहले पे है IGNU, ये भी दिल्ली का है। दूसरे पर कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है और तीसरा यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। तो मुक्त विश्वविद्यालय में यहां पर आपको 3 कैटेगरी देखने को मिलती है।
कौशल यानी कि स्किल्डफुल जो विश्वविद्यालय यहां पर देखा जाए तो सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में है, दूसरे पे है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस जो कि इंदौर में है, और तीसरा है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जो कि आपका पलवल में है। तो ये टॉप 3 आपके स्किल्ड बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा एसडीजी संस्थान के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसमें पहला स्थान आईआईटी मद्रास का है, आईसीएआर जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली का है, तीसरा यहां पे देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया है। इसी तरीके से प्रबंधन के दृष्टिकोण से आपको देखा जाए तो इसमें टॉप 3 है आईआई अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर और आईआईएम कोझिकोड। फार्मेसी के दृष्टिकोण से टॉप 3 कौन से हैं तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली, बिट्स पिलानी और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। चिकित्सा के दृष्टिकोण से एम्स दिल्ली पहले स्थान पर है, पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ और सीएमसी वेल्लोर जो कि यहां पे टॉप 3 में आता है। कानून में देखें तो एनएलएसआईयू बेंगलुरु, एनएलयू दिल्ली और नलसार हैदराबाद यहां पे कानून की पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टॉप 3 पे आते हैं। वास्तुकला और योजना के दृष्टिकोण से अगर देखनी है तो आईआईटी रुड़की, एनआईटी कालीकट और आईआईटी यहां पे खड़गपुर है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को लेकर देखें तो आईसीएआर जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है, दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है और तीसरा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना है। तो यहाँ पे देखिए जरूरी है कि पूछा क्या जाएगा, ज्यादातर देखा जाए तो आपको ओवरऑल रैंकिंग या फिर आपके टॉप यहाँ पे विश्वविद्यालय या कॉलेज को लेकर के पूछा जाता है, लेकिन समय समय पर देखा जाए ये रैंकिंग एग्जाम में पूछी जा चुकी है पिछले संस्करणों में। तो नया यहाँ पर कुछ अलग कैटेगरी में पूछ लिया जाए तो इसके लिए आपको इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना, हर एक कैटेगरी को जरूर यहाँ पर देखकर जाना है। इसी से संबंधित यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए कि भारत रैंकिंग 2025 किस रूपरेखा के तहत जारी की जाती है, नैक, नीति आयोग इंडेक्स, एनआईआरएफ या यूजीसी। तो ये है आपका एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। दूसरा यहां पे देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 है। ये आपको देश में न्याय प्रदान करने की राज्य की क्षमता पर केंद्रित एक रैंकिंग यहां पर आपको जारी की जाती है। इसमें पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता जैसे न्याय व्यवस्था के स्तंभों की संरचनात्मक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इसको 2019 में शुरू किया गया था और 2025 में इसका चौथा संस्करण जारी किया गया है। तो इस पहलू को यहां पर आपको 2019 में पहली बार जारी किया गया था, 2025 में चौथा संस्करण है, हाईलाइट करेंगे। बाकी इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। जैसे पहला है कि आईजेआर 2025 देश की एकमात्र आवधिक राष्ट्रीय रैंकिंग है। रिपोर्ट 4 स्तंभों पर आधारित है। इसको हम यहां पर देखें, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि रिपोर्ट में कौन से 4 स्तंभ हैं। तो पुलिस है, न्यायपालिका है, जेल है और कानूनी सहायता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह 25 राज्यों को शामिल करती है। सभी 4 स्तंभों के आधार पर एक तुलनात्मक आंकड़े इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। कर्नाटक लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान देखा जाए तो इसको इस सूची में यहां पर मिला है और इनका जो स्कोर रहा है उसको भी हाईलाइट हम कर लेंगे 6.78। तो इसको यहां पर हाईलाइट करिए। इसके बाद आता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी कई बार पूछे जाते हैं टॉप 5 में कौन सा रहा है। तो दूसरा देखिए आंध्र प्रदेश है 6.32, तेलंगाना तीसरा है 6.15, केरल चौथे नंबर पे है 6.09 और तमिलनाडु 5वें नंबर पे है 5.62। तो ये स्थान पर यहां पर देखा तो टॉप 5 आपकी यहां पे रैंकिंग है। इसके अलावा छोटे राज्यों में सिक्किम 5.20, हिमाचल प्रदेश 4.36, अरुणाचल प्रदेश 4.21 शीर्ष 3 पर यहां पर रहे हैं। तो छोटे राज्यों में, बड़े राज्यों में ओवरऑल यहाँ पे जो भी जनसंख्या इत्यादि के आंकड़े हैं वो हमने देख लिया। अब कुछ अन्य यहाँ पे जानकारी जो इससे रिलेटेड है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जनसंख्या अनुपात 1 लाख पर 155 पुलिसकर्मी, जबकि मानक जो है 197 होने चाहिए। यानी कि वर्तमान में 1 लाख की जनसंख्या पर जितने पुलिस होने चाहिए संख्या उनकी कितनी है, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जो मानक है 197, लेकिन भारत में कहां पर संख्या क्या है, 155 है, जो कि कम है। बिहार में सबसे खराब स्थिति है, 1 लाख की जनसंख्या मात्र 81 पुलिसकर्मी है। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर जेलों में 18.5% से अधिक कैदी बंद हैं, यानी क्षमता से ज्यादा भीड़भाड़ आपको जेलों में देखने को मिलती है। तो ये रिपोर्ट जो है ये सारी संबंधों को लेकर के यहां पर आपको जानकारी देती है। एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आईजेआर 2025 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो स्थान देखिए किसको मिला है, कर्नाटक है। दूसरा किसका है,
आंध्र प्रदेश का है। तो यहां पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमेशा रैंकिंग को लेकर के प्रश्न जो देखे जाए तो यहां पर आपको टॉप 5 जरूर देख के जाना है। मेंस का भी क्वेश्चन है, जो अभ्यर्थी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस पर क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, पहला पंचायत उन्नति सूचकांक। तो पहला है इस तरीके, देखिए सूचकांकों को लेकर एक और आपको हिंट दूंगा, जो पहला भी है ये भी काफी बार पूछे जाते हैं। भारत में आपको पंचायती से रिलेटेड है, तो पंचायत को लेकर के हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे निचली इकाई है पंचायत को, ग्राम इकाई को देखा जाता है। तो उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में अच्छे से चीजों को पढ़ लेते हैं और हाईलाइट भी करते चलिएगा। तो सबसे पहली चीज तो पहला है, ठीक है। तो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 2025 को पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया। तो मंत्रालय कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय है। नया मानक यहां पे है कि ग्राम पंचायतों के बीच सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन इसमें किया जाएगा। जो तुलना होगी वो किस आधार पे? एसडीजी गोल्स के आधार पर होगी। मुख्य बिंदु क्या क्या है? सबसे पहली चीज तो पंचायत उन्नति सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यहां पर आपको देखा जाए तो जारी किया गया है। कब से कब तक के लिए है? इसके बाद देश भर में देखा तो 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत मूल्यांकन यहां पर आपको देखा जाए, प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा 2.5 लाख पंचायतों का। 9 विषय इसमें शामिल किए गए हैं, और 9 विषय इसमें कौन कौन से हैं तो विषयों को एक हाईलाइट करते हैं, ठीक है। पहली चीज गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल अनुकूल पंचायत, जल पारिस्थितिकी, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, सुशासन और महिला सशक्तिकरण। ये 9 विषय हैं जो एसडीजी गोल्स के अंतर्गत भी हैं और इन्हें यहां पे पंचायत उन्नति सूचकांक में शामिल किया गया है। पंचायतों का जो मूल्यांकन किया जा रहा है इसमें 5 श्रेणियों में, मतलब इनको मूल्यांकन करने के बाद 5 अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया जाएगा। अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर, ठीक है। 5 ये भी ध्यान रखना है। कितनी श्रेणियां हैं? 5 हैं। इसके अलावा कोई भी पंचायत अचीवर यानी कि 90 से 100 अंक के श्रेणी में नहीं पहुंच सकी, तो अचीवर कोई भी नहीं रही है। गुजरात की सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतें जो रही हैं फ्रंट रनर श्रेणी में रही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, अन्य प्रमुख राज्य तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश और से संबंधित यहां पर डेटा है, तो वो सारी चीजों को थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं और इन सारे पॉइंट्स को यहां पर अच्छे से रिवाइज करके जाना है। गुजरात की सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतें किस श्रेणी में है? फ्रंट रनर में है। तेलंगाना की 270 है और त्रिपुरा की 42 पंचायतें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में केवल 3 पंचायतें हैं जो कि फ्रंट रनर श्रेणी में आई हैं। शीर्ष पंचायतों की बात करें तो धनोहारी ग्राम पंचायत लखनऊ यूपी का है, जिसका स्कोर रहा है 76.43, फ्रंट रनर रही है। बनपुर ग्राम पंचायत तेलंगाना की रही है, जिसका 84.09 स्कोर रहा है, शीर्ष स्थान यहां पर आपको प्राप्त करती है, तो यहां पर इनको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहां पर है कि पंचायत उन्नति सूचकांक में कितने स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है? तो नंबर हमने देखा कि 9 है। मेंस के दृष्टिकोण से जो अभ्यर्थी हैं तो वहां पर इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस परिप्रेक्ष्य में जारी किया जाता है, और मानक क्या है, मानदंड क्या है, रैंकिंग किसको क्या मिली? ये 4-5 चीजें आपको रिपोर्ट सूचकांक में, हर एक रिपोर्ट सूचकांक में यहां पर पढ़ के जानी है, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन के सहयोग से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यहां पे आपको जारी किया है। ये एक प्रमुख पहलू है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, किसके द्वारा जारी किया है, किस संदर्भ में यहां पे जारी किया है, किसके साथ मिलकर के जारी किया गया है। सूचकांक जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को इसमें शामिल किया गया है। 10 मुख्य तिथियां जो है, सबसे पहली चीज जारी कब किया गया, संस्करण कौन सा है, कितने राज्यों इत्यादि को शामिल किया गया, तो ये पूरी चीजों को आप हाईलाइट करेंगे, सारी चीजें यहाँ पर आपको जरूरी हो जाती हैं। अब एक एक करके सारा पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जारी की गई तिथि 29 अगस्त 2025, संस्करण कौन सा था, 6ठा संस्करण था, कब से कब के लिए, 2023-24 के लिए। कवरेज कितना था, 36 राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर के। मूल्यांकन संकेतक क्या रहे हैं, करीब 66 संकेतक रहे हैं। 7 प्रमुख जो मांग क्षेत्र हैं उनमें से, उसमें है भवन, उद्योग, नगरपालिका, परिवहन, कृषि, डिस्कॉम और क्रॉस सेक्टर। इसके अलावा राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया है, अग्रणी 60% से ज्यादा, सफल जो 50 से 60%, दावेदार 30 से 50% और आकांक्षी 30% से कम है। समूहवार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्यों की बात करें तो समूह 1 में देखा जाए तो करीब
जिनका 15 मिलियन टन तेल समतुल्य यहां पर आपको देखने को मिला, महाराष्ट्र है। समूह 2 जो 5 से 15 के बीच रहे हैं, आंध्र प्रदेश है। समूह 3 में देखा जाए तो आसाम है। समूह 4 में देखा जाए तो आपको त्रिपुरा है। अग्रणी राज्यों की बात करें तो इसमें आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु है। पिछले वर्ष 7 थे, अब यहां पर इसमें 5 रह गए हैं। सफल श्रेणी में देखा जाए तो असम और केरल है। दावेदार श्रेणी में अगर हम देखें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है। तो यहां पर आपको राज्यवार यहां पर जो स्थिति है वो ध्यान रखनी है। प्रमुख प्रगति के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 24 राज्यों ने ECBC 2017 अधिसूचित किया है। 31 राज्यों ने ईवी मोबिलिटी पॉलिसी को लागू किया है। 13 राज्यों ने सौर कृषि पंप और कोल्ड स्टोरेज अपनाए हैं। 11 राज्यों ने डिमांड साइड मैनेजमेंट को ARR में शामिल किया है। यानी कि एक अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के राज्य सरकारों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, किस तरीके की योजनाएं लागू की गई हैं, उसके लिए वहां पर आंकड़े जो होते हैं उस आधार पर यहां पर इनको तुलना करके अलग अलग श्रेणियों में इनको वर्गीकृत किया गया है। एक क्वेश्चन है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो यहां पर हम देखें, ऊर्जा मंत्रालय है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, और AEE है, नीति आयोग है, विद्युत मंत्रालय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी है, जहां पे 2 संस्थाओं के द्वारा मिलकर के इसे जारी किया गया है। अगला है श्रेष्ठ राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। यह भी देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पहली बार है जो कि यहां पर आपको जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। श्रेष्ठ का मतलब क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो दवा नियामक प्रणाली है उसकी गुणवत्ता, उसमें पारदर्शिता, उसकी दक्षता को मापना और उसमें सुधार करने की प्रक्रियाएं शामिल है। आवश्यकता क्या है कि ताकि भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जा सके, वर्ल्ड फार्मेसी के तौर पे भारत को हम डेवलप कर सके। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में औषधि और नियामक क्षमता को असमान जो स्थिति है उसको पूरा कर सके। विनिर्माण से लेकर के लाइसेंसिंग तक वितरण की निगरानी जो है वो आपको राज्य स्तर पर यहां पर की जाए। श्रेष्ठ का जो स्वरूप है देखा जाए तो एक आभासी अंतर मूल्यांकन उपकरण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसमें लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं? जैसे कि राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों का मूल्यांकन। दूसरा, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, लाइसेंसिंग और निगरानी की खामियों की पहचान भी करना है। तीसरा, राज्यों को जो है वैश्विक मानकों के अनुसार परिपक्वता प्रमाणन की ओर मार्गदर्शन प्रोवाइड कराना है। निगरानी एवं कार्यान्वयन की बात करते हैं तो इसका केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की निगरानी, इसके द्वारा मतलब ये सारा जो कार्यभार होगा, ये सारी कार्यक्रम होंगे, ये सारी जांच परख होगी, वो कौन करेगा? आपको CDSCO। राज्यों का जो वर्गीकरण है देखा जाए तो विनिर्माण राज्य 27 सूचकांकों का मूल्यांकन, और प्राथमिक जो वितरण है राज्य यूटीज जो है उनका 23 सूचकांकों पर मूल्यांकन किया जाएगा। डेटा और रैंकिंग की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी? तो राज्य के हर महीने की 25 तारीख तक डेटा प्रस्तुत करेंगे, हर राज्य अपना अपना यहां पर डेटा देगा। अगले महीने की पहली तारीख को स्कोर एक तैयार किया जाएगा उसी डेटा के आधार पे, और पारदर्शिता है तो रैंकिंग सभी राज्यों यूटी के साथ साझा की जाएगी, हर एक राज्यों के साथ, कि देखिए आपकी रैंकिंग यहां पर कितनी आई है। मुख्य लाभ इससे क्या होगा कि जो दवा नियामक तंत्र को मजबूत हम कर सकेंगे और औषधि उपभोक्ताओं को एक विश्वास यहां पर मिलेगा कि देखिए जो कार्य प्रक्रियाएं, अगर वर्ल्ड फार्मेसी आपको डेवलप करनी है तो जो मानक है वर्ल्ड के लेवल पे वो आपको मेंटेन करने होंगे, ताकि जब आप दवाओं का निर्यात करते हैं तो ऐसा ना हो कि मानकों के अनुरूप ना होने के कारण आपको वहां पर मार्केट का एक्सेस ना मिले। तो इस चीज को भी यहां पर आपको सुनिश्चित करने का प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो औषध प्रशासन सामग्री अधिनियम एक समान कार्यान्वयन इत्यादि चीजें सुनिश्चित करेंगे। अगला आता है नीति आयोग। नीति आयोग ने तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2025 को प्रस्तुत किया है। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले VNR यानी कि वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से SDG की जो दिशा है वो तय की जा रही है। कितने लक्ष्य हमने यहाँ पे जो आकलन है, कितना प्राप्त किया, किस दिशा में चल रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब तक इसको लेकर के कितनी रिपोर्ट आ चुकी हैं? 3 रिपोर्ट आ चुकी हैं। कब कब आई हैं? 2017, 2020 और तीसरी जो आ रही है 2025 में है। भारत का दृष्टिकोण जो है VNR में क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली चीज, समग्र सरकार समग्र समाज का दृष्टिकोण लेकर के चल रहे हैं सभी स्तरों पर। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद जो SDG इंडिया इंडेक्स जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए,
एसडीजी का स्थानीयकरण मॉडल, जिसके तहत हम जिले, ब्लॉक्स और गांवों को इसमें शामिल करेंगे। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिसमें हम आधार है, यूपीआई है इत्यादि का उपयोग करके जो सेवाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुनिश्चित करेंगे। गरीबी के उन्मूलन को लेकर के काम किया जाएगा, जिसमें 171 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। कब से कब के बीच? 2011-12 से 2022-23 के बीच। जो गरीबी दर भी रही वो देखा जाए तो 16.2% से 2.3%। इसके अतिरिक्त भूखमरी की समाप्ति जो एसडीजी गोल्स 2 है, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन जो हमारा देखा जाए 204.6 मिलियन टन हुआ करता था 2004-5 में, और अब देखा जाए तो 332.3 मिलियन टन हो गया है 2023-24 में। इसके अतिरिक्त लैंगिक समानता जो एसडीजी गोल्स 5 है उसमें कहा गया है स्थानीय निकायों में महिलाओं की 45% प्लस सीटें यहां पर की गई हैं। बाल विवाह दर जो है 47% तक यहां आपको देखा है 2005-6 में था, जो 19-20 में देखा है तो गिर करके 23.3% आ चुका है। स्वच्छ जल और स्वच्छता जो कि एसडीजी गोल 6 है उसके अनुरूप देखें तो जल जीवन मिशन के तहत सरकार के द्वारा ग्रामीण घरों तक नल के माध्यम से जल की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है, और ये देखा जाए तो 17% था, तो 2019 से लेकर लगातार कार्य करने के बाद ये 80% तक पहुंच चुका है। वहीं स्वच्छ ऊर्जा की बात करें जो एसडीजी गोल 7 है आपका, इसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में नॉन फॉसिल फ्यूल्स का जो हिस्सा है वो 47.37% है। इसके अलावा नवाचार और अवसंरचना जो कि आपका एसडीजी गोल 9 है, इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की गई है। भारत लगातार देखा जाए तो इसमें क्षेत्र में निवेशिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहा है, इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, और इसके कारण भारत की जो रैंकिंग हुआ करती थी 48 2020 में, वो 2024 में आपको 39 पर आ चुके हैं। तो भारत लगातार प्रयास कर रहा है एक राष्ट्र के तौर पर हर एक यहाँ पे एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने को लेकर के। इसी पर देखिए क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट किस मंच पर प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, यूएन इकोसॉक और विश्व बैंक के अंतर्गत। तो आंसर यहां पे ध्यान रखिएगा यूएन इकोसॉक के अंतर्गत है, HLPF। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को लेकर के एक रैंकिंग आपको जारी की जाती है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो रिपोर्ट कौन सी है उसके बारे में क्या यहां पे नीति आयोग के द्वारा कहा गया है, तो सबसे पहले तो रिपोर्ट का परिचय देखिए। शीर्षक क्या रही है इस रिपोर्ट के? एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। एनईपी 2020 के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना। 2047 तक हम विकसित भारत दृष्टिकोण को साकार कर सकें, इसके लिए जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर देखा है तो उनकी भूमिका को बेहतर करना होगा, सुनिश्चित यहां पर गुणवत्ता में अच्छी बेहतर करनी होगी। इसके लिए आपको वित्त पोषण, प्रशासन, रोजगार इत्यादि के प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो रिपोर्ट में जो प्रमुख निष्कर्ष आपको सामने आए कि पहली चीज यहां पर देखने को मिली कि राज्य विश्वविद्यालयों की जो हिस्सेदारी है कुल छात्र नामांकन में वो अभी भी 81% है। कुल विश्वविद्यालय जो बात करें जनवरी 2025 तक भारत में 495 है जो पब्लिक है। सबसे अधिक देखा जाए तो कर्नाटक में है 43, और उसके बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। सकल नामांकन दर की बात करें 2011 से 2021 के बीच तो ये 38% की वृद्धि हुई है। शीर्ष राज्यों की हम बात करें तो इसमें केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, सिक्किम और राजस्थान है शीर्ष राज्यों की सूची, ध्यान रखिएगा। छात्र शिक्षक अनुपात, ये भी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट यहां पे करेंगे। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ जो राज्य रहा है छात्र शिक्षक अनुपात में, तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु 5 टॉप 5 है। लिंग समानता सूचकांक की अगर हम बात करें तो शीर्ष राज्यों में नागालैंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा और तमिलनाडु है। प्रमुख चुनौतियां अभी भी जो व्याप्त आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि वित्त पोषण की बाधाएं हैं, राज्य सरकारों के साथ शासन संबंधी मुद्दे हैं, संकाय और प्रशासकों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता है, तो ये सारे मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जो विद्यमान हैं। तो आयोग की तरफ से क्या सिफारिशें की गई, कैसे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा? तो शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए राष्ट्रीय शोध नीति को लाना होगा, तो रिसर्च को यहां पर बढ़ावा इससे मिलेगा। इसके अतिरिक्त अंतः विषयक शोध, स्टार्टअप को समर्थन देना चाहिए,
उत्कृष्टता केंद्र और राज्य विश्वविद्यालय की नेटवर्किंग को विकसित करना चाहिए। शिक्षण शास्त्र में देखें तो सेमेस्टर आधारित गुणवत्ता का आकलन करना होगा। बहुविषयक शिक्षा और लचीलेपन को अपनाना होगा। डिजिटलीकरण की बात करें तो अत्याधुनिक डिजिटल अवसंरचना और लर्निंग प्लेटफॉर्म को विकसित करना होगा। स्टूडेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी चीजें विकसित करनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए सहयोग भी हम प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए कि विदेशी विश्वविद्यालयों से सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, दोहरी डिग्री के प्रोग्राम को प्राथमिकता देना और भाषा कौशल को प्रशिक्षण देना। तो अगर ये सारी चीजें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर करते हैं तो इससे भारत में एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर किया जा सकेगा और साथ ही साथ एक ग्लोबल एक्सप्लोजर भी आपको देखने को मिलेगा। तो वित्त पोषण आपको कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन की बात करें तो विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को जो पाठ्यक्रम इत्यादि को लेकर के एक स्वायत्तता यहां पर देनी होगी। अनुमोदन मान्यता जो है प्रक्रियाओं में आपको सुधार करना होगा। राज्य परिषदों को मजबूत करना होगा और राज्य स्तरीय हायर एजुकेशन विजन को भी तैयार करना होगा कि जो जरूरत को यहाँ पर उस हिसाब से जिस राज्य की जिस तरीके की एजुकेशन की जरूरत हो और उस तरीके के एजुकेशन प्रोवाइड तभी की जा सकती है जब राज्य स्तरीय स्तर पर इसको लेकर के प्रयास किए जाएं। इसके अलावा जो एजुकेशन है इंडिया में एक बड़ी समस्या रहती है, रोजगार परक नहीं होती है। तो ये भी ध्यान देना है कि रोजगार योग्यता को विकसित करना है, यानी कि इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप पर जोर देना है। भाषा प्रशिक्षण और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालयों में इसके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर्स को विकसित किया जा सकता है और साथ ही साथ देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा और छात्र कल्याण को भी हम प्राथमिकता इसमें दे सकते हैं। तो इस तरीके के अगर एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करेंगे तो एक छात्र का सिर्फ जो विकास होगा ना वो आपको देखा है तो बहुआयामी विकास होगा और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अलग ही आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है कि नीति आयोग की राज्य विश्वविद्यालय रिपोर्ट के संदर्भ में सही कथन क्या है। जैसे कि भारत में कुल 600 एसपीयू हैं। उच्च शिक्षा में नामांकन का 81% एसपीयू में ही है। सर्वाधिक एसपीयू का पश्चिम बंगाल में है और रिपोर्ट का शीर्षक है हायर एजुकेशन इन इंडिया रोल ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो आंसर हो गया बी। एक और ऐसी रिपोर्ट है जिसको हम कहते हैं लीड्स रिपोर्ट 2024। लीड्स यानी कि लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, यानी कि लॉजिस्टिक को लेकर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में, एक राज्य से दूसरे राज्यों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कैसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान हम पहुंचाते हैं, उसको लेकर के क्या प्रयास है। पहली बार इस तरह की रिपोर्ट 2018 में आई। 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लीड्स 2024 रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। अब देखा जाए तो इसमें क्या क्या प्रमुख है। सबसे पहली चीज तो ये छठा संस्करण है आपका। संकेतक इसमें कौन कौन से हैं तो रिपोर्ट आधारित, रिपोर्ट धारणा आधारित और उद्देश्य परक दोनों संकेतकों पर यहां पर होनी चाहिए। 17 इसमें संकेतक हैं, 4 स्तंभ में उन्हें डिवाइड किया गया है। नया स्तंभ जो है 2024 में पहली बार जो जोड़ा गया है इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक के चौथे स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है। स्थल रुद्ध राज्यों की श्रेणी में देखा जाए तो उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश यहाँ पे अचीवर श्रेणी में है। फास्ट मूवर्स में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार और हिमाचल प्रदेश है। एस्पायर्स में देखा है तो छत्तीसगढ़ और झारखंड है। तटीय राज्य श्रेणी में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जो है अचीवर्स में है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा तो असम, अरुणाचल अचीवर्स हैं, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय फास्ट मूवर्स हैं और मणिपुर जो है वो एस्पायर श्रेणी में है। वहीं केंद्र शासित क्षेत्रों को देखा जाए तो चंडीगढ़, दिल्ली अचीवर्स हैं। पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर फास्ट मूवर्स हैं और अंडमान निकोबार जो है वो आपको एस्पायर्स हैं। तो ये अलग अलग आपको सूची देखने को मिलती है। इसके बाद हाल ही में जारी लीड्स रिपोर्ट 2024 का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके बाद अगला यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और सूचकांक को लेकर के कई सारी यहाँ पर आपको जानकारी इसमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि सतत विकास रिपोर्ट आती है एसडीजी गोल्स को लेकर 2025 में। तो सतत विकास जो है लक्ष्य कब निर्धारित किया गया है 2030 के लिए निर्धारित किया गया है। कितने लक्ष्य हैं 17 लक्ष्य हैं और उपलक्ष्य कितने हैं 169 हैं। और एक वार्षिक आकलन एक रिपोर्ट है जो हर वर्ष यहाँ पर आपको जारी की जाती है। तो जारी कौन करता है तो SDSN यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये 10वां संस्करण है जो इस बार जारी किया गया है।
थीम इस बार की क्या रही, तो इनको यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है, कई बार यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछी गई है, इन सभी को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें। थीम है फाइनेंसिंग सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। कवर देश जो है 2025 में देखा जाए तो 167 देश। रैंकिंग का जो पैमाना है, स्कोर 0 से लेकर के 100। 0 का मतलब है कि आपने सबसे खराब प्रदर्शन किया है, 100 का मतलब है कि आपने पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। शीर्ष देश बात करें तो अभी फिनलैंड स्वीडन जो है 87 और 85 पर आ चुके हैं, 87 85.7, डेनमार्क 85.3, जर्मनी 83.7 और फ्रांस 83.1 तक है। अंतिम स्थान दक्षिण सूडान का है जो 41.6 का स्कोर उसको मिला है। भारत की स्थिति देखा जाए तो 99 स्थान पे हम हैं और भारत के स्कोर है 67। पिछली जो रैंकिंग थी 109वां स्थान था, जो अब यहाँ पे 10 स्थानों की छलांग लगाकर 99 पे आ गए हैं। क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की विश्व रैंकिंग कितनी रही, तो 99। ये ध्यान रखना है, यही रैंकिंग को लेकर ही मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025। ये अगर आप देखें तो वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अंदर कितना है, कौन सा देश अच्छा कर रहा है, कौन सा देश अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको लेकर के है। इसे जारी कौन करता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है प्रतिवर्ष यहाँ पर जारी करती है। देशों को इस आधार पर तुलना की जाती है, तो आर्थिक दक्षता, शासन क्षमता, व्यवसाय वातावरण और अवसंरचना। रैंकिंग का प्रकाशन देखा है तो ये 36वां संस्करण है, आईएमडी के द्वारा जारी किया गया। सर्वेक्षण तो है 2025 की रिपोर्ट में 69 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। शीर्ष देश में देखा है तो स्विट्जरलैंड ने, यहाँ पर स्विट्जरलैंड की संस्था है, खुद ही को देखा है तो 100 अंक दे दिया है। और साथ ही साथ अंतिम स्थान वाले देशों को भी हम देख लेते हैं। सिंगापुर को 99.4 और हांगकांग को यहाँ पर देखा है तो 99.2 है। अंतिम स्थान है 69वां, 68वां और 67वां। तो 69वां है वेनेजुएला 25.5, नामीबिया 68वां स्थान है 37.5 और 67वां नाइजीरिया का यहाँ पर मिला है। भारत की रैंकिंग भी आपसे पूछी जा सकती है, तो भारत क्योंकि 64.2 अंकों के साथ 41वें नंबर पे है। भारत का सुधार क्या हुआ है, तो इस रैंकिंग में देखें पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है, विशेषकर डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के। इसके अलावा भारत की चुनौतियां क्या हैं, अवसंरचना की एक तो कमी है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता जैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली है। क्वेश्चन है कि आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान, तो रैंक है 41। इसके बाद हम मानव विकास रिपोर्ट 2025 यूएनडीपी के द्वारा, तो इसके बारे में भी तुरंत यहाँ पे फटाफट इसको हाईलाइट कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली चीज, रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन एज ऑफ एआई। भारत की रैंक कितनी है, 193 देशों में हमने 130वीं रैंक मिली है। स्कोर कितना रहा है, 0.685 एसटीआई। पिछली रैंक कितनी थी, 133 थी 2022 में। श्रेणी कौन सी है भारत की, मध्यम मानव विकास है। फोकस किसमें है, एआई युग में असमानता, समावेशन और मानवीय क्षमताएं। इसके अलावा अन्य जो चीजें यहां पर रहे, तो मेन तो वही फैक्ट है, बाकी आपको टॉप और बॉटम को थोड़ा सा इसमें यहां पे ध्यान देना है। इसमें टॉप और बॉटम देश किसको किसको मिला है। आइसलैंड को पहला स्थान 0.972 और दक्षिण सूडान को सबसे नीचे 0.388 यहां पर मिला है, ठीक है। इसके अलावा असमानता जो बढ़ी है, उच्च एसडीआई देशों की तेज प्रगति, निम्न एसडीआई देशों में ठहराव के कारण। एआई के प्रसार भी आपको एक फैक्ट इसमें डाला गया है कि दुनिया में 5 में से 1 व्यक्ति एआई टूल्स का उपयोग करता है और 60% को नौकरी सृजन की उम्मीद है, पर विस्थापन की भी यहां पर आपको आशंका एआई के कारण है। इसके अलावा क्या और कुछ इंपॉर्टेंट है, तो भारत का एसडीआई स्कोर वो हमने देख लिया है, बस वही आपको ध्यान रखना है। पड़ोसी देशों की से तुलना में भी कई बार आपको पूछ लिया जाता है, तो पड़ोसी देशों से थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसकी क्या यहाँ पे आपको रैंक रही है। इसमें देखिए पड़ोसी चीन का 78 है, श्रीलंका का 89 है, भूटान का 125 है और बांग्लादेश समकक्ष है, नेपाल 145, म्यांमार 150, पाकिस्तान 168 भारत से नीचे है। तीन, चीन, श्रीलंका, भूटान भारत से ऊपर है, बांग्लादेश भारत के समकक्ष है और नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान भारत से नीचे है। जीवन प्रत्याशा भारत में 72 वर्ष है। शिक्षा देखा जाए तो अपेक्षित स्कूली शिक्षा 13 वर्ष है, औसत स्कूली शिक्षा मात्र 6.88 वर्ष है। आय भारत की कितनी है प्रति व्यक्ति आय, जीएनआई देखा जाए
$21 पीपीपी के आधार पे 9046। 1990 से देखा जाए तो 4 गुना यहाँ पर ग्रोथ हो चुकी है। इसके अलावा असमानता का आघात देखा है तो भारत का एसडीआई जो है 30.7% तक घटता है। महिला एलएफपीआर का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर सुधार की दरकार है, यानी कि इन क्षेत्रों में भारत सुधार करके इसमें अपनी स्कोर या रैंक को बेहतर कर सकता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन एसडीआर 2025 के संदर्भ में सही है। अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो इसके आधार पे आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि कहा गया है क्या आइसलैंड का एसडीआई 2025 में प्रथम स्थान है। भारत का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसकी रैंक ध्यान रखनी है, अलग अलग स्कोर ध्यान रखना है, और कई बार पड़ोसी देशों से तुलना ध्यान रखना है, तो इसलिए उसको पूरा हाईलाइट यहाँ पे करके रखा है। ये एक और इंडेक्स है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, तो विश्व के पासपोर्टों की शक्ति को मापने का एक माध्यम है कि धारक जो है कितने देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकता है, ये होता है आपका पासपोर्ट का पावर। इसे हेनले एंड पार्टनर्स यूके स्थित ग्लोबल सिटीजन और रेजिडेंसी एडवाइजरी फर्म के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 10 मुख्य बिंदुओं में देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे भारत की रैंकिंग 2025 में 85, 2024 में 80, और भारत के लोगों को, अगर जो भारतीय पासपोर्ट है उसको आपके पास, तो भारत के नागरिकों को वीजा फ्री एक्सेस कितने देशों में मिलता है, 57। भारत का सर्वोच्च स्थान 2006 में था, जहां हम 71 देशों में, और न्यूनतम देखा है 2021 में हम 90वें स्थान पर थे। ठीक है, तो ये एक अलग अलग रैंकिंग है। फिलहाल भारत की 80 रही है, और हमारी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 71 थी, और सबसे खराब रैंकिंग हमारी 90 रही है। तो ये घटता बढ़ता रहता है देशों के ऊपर। अब दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान भी देख लेते हैं। तो पहला स्थान सिंगापुर का 195 देशों में वीजा फ्री, दूसरा स्थान जापान का 193 देशों में है, तीसरा स्थान यूरोपीय संघ के कई देश हैं प्लस दक्षिण कोरिया जिनको 192 देशों में है। गिरावट वाले देश कौन से, अमेरिका जो दूसरे स्थान पे है, 9वें पे आ गए हैं। ब्रिटेन जो पहले था तो वहां पर आपको 5वें पे आ चुका है। निचले देश में बात करें तो पाकिस्तान और यमन का है, 103वां स्थान है। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान सबसे नीचे है। भारत का पासपोर्ट जो है प्रति वर्ष लागत के हिसाब से सबसे किफायती पासपोर्टों में गिना जाता है। तो ये सारी चीजें यूके प्लेटफॉर्म कंपेयर टू मार्केट में सबसे महंगे पासपोर्ट जो है मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सबसे सस्ते हैं, यूएई, भारत देखा जाए तो ये लोग सस्ते हैं, और ये जो देश है वो सबसे महंगे हैं, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएई, भारत, हंगरी का सस्ता है। रैंक देख लेते हैं। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 71, 80, 85, 90, कौन सा है, 80। एक और क्वेश्चन आता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 को लेकर के, ये भी आ गया है, किसके द्वारा जारी किया गया, तो विश्व आर्थिक मंच, हाईलाइट करेंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है, प्रकाशन कब हुआ, 18 जून 2025 को। शीर्षक क्या रही है इस रिपोर्ट सूचकांक की, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। आयाम क्या क्या रहे हैं इसमें, तो एक तो है समानता यानी कि इक्विटी, किस संदर्भ में, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच और आर्थिक विकास को लेकर के। दूसरा जो है पर्यावरण स्थिरता को लेकर के है, और तीसरा देखा जाए तो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के है। तो मानक यहाँ पर जैसी चीजें जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखा है कुल देश कितने शामिल हुए थे, इसमें 118 देश हैं। शीर्ष देशों की सूची देख लेते हैं। स्वीडन का 70.5, फिनलैंड 71.8, डेनमार्क 71.6, नॉर्वे 71.5 और स्विट्जरलैंड का 71। ये स्कोर है। अंतिम स्थान की बात करें तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का 198वां स्थान है। भारत की रैंक देखा जाए तो 71 है, स्कोर है 53.3। तो बहुत अच्छी रैंकिंग यहां पर नहीं है। चुनौतियां क्यों हैं, उच्च कोयला पर निर्भरता, प्रदूषण और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है इसमें, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 51, 61, 71 या 81। तो ऐसे जो प्रश्न आएंगे इसी टॉपिक पर आपको, तो उनको यहाँ पर देखते चलना है। मेंस का भी देखा जाए तो आपको प्रश्न आएगा, उनको भी देखते चलना है। जो भी अभ्यर्थी हैं प्रीलिम्स को, मेंस को लेकर तैयारी कर रहे हैं, वो अपने अपने दृष्टिकोण से हर टॉपिक को पढ़ते चले। अगला आता है ग्लोबल लायबिलिटी सूचकांक। इसको देखा जाए तो विभिन्न शहरों में रहने योग्य परिस्थितियों के आधार पर जारी किया जाता है। कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। जारी कब किया गया, 18 जून 2025 को जारी किया गया। कितने शहरों को कवरेज किया गया, 173 शहरों को शामिल किया गया। मूल्यांकन किस आधार पे किया गया है, तो इनको हाईलाइट भी करते चलेंगे। ठीक है, मूल्यांकन की श्रेणियां स्थिरता, स्वास्थ्य, देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचा। कुल संकेतक कितने हैं, 30 हैं।
प्रथम स्थान कौन से शहर को मिला है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कौन से देश में आता है? डेनमार्क में। स्कोर कितना मिला है? 98। कोपेनहेगन ने स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में 100 में से 100 का स्कोर प्राप्त किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है सबसे रहने योग्य शहर के सूची में यहां पर आता है। संघर्ष और अस्थिरता कारण दशमिक जो सीरिया को 173वां और अंतिम स्थान मिला है। यूरोपीय शहरों की बात करें तो कोपेनहेगन, वियना, ज्यूरिख, जेनेवा लगातार यहां पर आपको शीर्ष पर बने हुए हैं। इसमें देखा जाए तो ग्लोबल लाइबिलिटी सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो कोपेनहेगन को मिला है। इसका आंसर यहां पर आपको बी होगा। ठीक है, इसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, जिसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इससे संबंधित कुछ रिपोर्ट्स पर यहां पर नजर डालते हैं। तो WEF के द्वारा जारी किया गया। 30% से अधिक अभी भी विश्व में जेंडर गैप मौजूद है। पूर्ण समानता प्राप्त करने में 123 वर्ष और लगेंगे। 2025 चल रहा है, आप समझिए कि 123 साल लगेंगे हमें यहाँ पर जेंडर गैप को खत्म करने में। शीर्ष देश देखा तो आइसलैंड है लगातार 16वें वर्ष, उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड है। भारत 148 देशों में हम 131वें स्थान पर हैं। 2024 में 129वां था, तो हम और भी नीचे 2 स्थान नीचे गिर गए हैं। स्कोर 2000 देखा है तो 0.641 है, 0.644 हुआ है। सुधार के बावजूद अंक बेहतर हुए हैं, लेकिन रैंक हमारी गिर गई है। दक्षिण एशिया देशों की स्थिति, बांग्लादेश का 24वां शीर्ष, नेपाल 125, भूटान 119, श्रीलंका 130, में भी यहाँ पे 124वां होगा। भारत की मुख्य चुनौतियां शिक्षा, स्वास्थ्य, एनीमिया, MMR, राजनीतिक भागीदारी और डिजिटल डिवाइड है। सरकार के द्वारा क्या क्या कदम भारत में उठाए गए, जैसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, BBBP, पोषण अभियान, PMMVY, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन जैसे कई सारे पहल किए गए हैं। सुधार भी थोड़ा सा मामूली यहाँ पर आपको देखने को मिला है, उसके कारण रैंक जो दिखाती है, लेकिन फिर भी हमारी रैंक जो है वो आपको अंक बढ़े हैं, रैंक गिर गई है। क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो आपको आंसर क्या करना है? विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक शांति सूचकांक पृष्ठभूमि 2025 देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। 163 देश देखा जाए तो इसमें आपको शामिल किए गए। ये 19वां संस्करण है और 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर देखा जाए तो ये रैंक आपको जारी की जाती है। सबसे शांतिपूर्ण जो देश हैं पश्चिम व मध्य यूरोप रहे हैं। सबसे अशांत क्षेत्र रहे हैं मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा है? तो आइसलैंड रहा है। तो इसको आप ऐसे हाईलाइट कर लीजिए, यहां से उठाइएगा और इनको हाईलाइट कर लीजिए 10वें पॉइंट तक। ठीक है, स्कोर कितना है? 1.095। शीर्ष 5 शांतिपूर्ण देश आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। सबसे कम शांतिपूर्ण देश रूस है। भारत की स्थिति 115वां स्थान है, स्कोर दिया गया 2.229। दमस्कस सीरिया को रहने के लिए दुनिया का सबसे कम अनुकूल शहर माना गया है। क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड है यहां पे पहले स्थान पर। आगे देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस। कब जारी किया गया? 3 मई 2025 को। 3 मई को देखा है तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। संस्करण कौन सा है? 23वां है। कितने देश? तो विश्व के 180 देशों के क्षेत्रों में प्रेस और मीडिया के सूचकांक का मूल्यांकन किया गया है। इसके बाद कुछ पहलुओं को हम हाईलाइट करते हैं। इस साल के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू क्या क्या हैं, सबसे पहले यहां पे देखेंगे रिपोर्ट में थीम, मतलब इस बार की रिपोर्ट जो आई है इसमें थीम क्या थी? साहसी नई दुनिया रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। वैश्विक औसत स्कोर कितना मिला है? 54.7, जिसे पहली बार कठिन स्थिति माना गया। विश्व के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता कठिन और अत्यंत गंभीर श्रेणी में आ चुकी है। शीर्ष देश देखें तो नॉर्वे 92.31, एस्टोनिया 89.46, नीदरलैंड 88.64 है। सबसे खराब देश इरिट्रिया 11.32, उत्तर कोरिया 12.64, ईरान 60.22 आपको देखने को मिलता है। भारत का स्कोर 32.96 के साथ 151वां स्थान है और 2024 में देखा है तो हम 159वां स्थान था, यानी कि हम थोड़े बेहतर हुए हैं। भारत ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 शुरू की और मीडिया स्वतंत्रता को मजबूत करने जैसे पहलुओं पर काम किया। भारत की स्थिति 5 अलग अलग संकेतक श्रेणियों में भी देख लेते हैं।
इसको हाईलाइट कर लिया हमने यहाँ पे। राजनीतिक स्तर पे 155वां, आर्थिक स्तर पे 132, विधिक पे 141, सामाजिक सांस्कृतिक में 160 और सुरक्षा में 155वां। अमेरिका का 57वां, अर्जेंटीना का 87। जैसे लोकतांत्रिक देशों की स्थिति खराब हो चुकी है। फिलिस्तीन में युद्ध के कारण 200 से अधिक पत्रकार मारे गए, जिससे वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा असर यहां पर पड़ा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो आप देख सकते हैं भारत की स्थिति इसमें 151 रही है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 ये पहली बार है, 2012 में प्रकाशित हुआ। जारीकर्ता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार कब जारी किया गया? तो 20 मार्च 2025 को। और ध्यान रखिएगा 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। मूल्यांकन में कितने देश शामिल थे? 147 देशों में रैंकिंग नागरिकों के खुशी के स्तर पर यहां पर निर्धारित की गई है। अब यहां पर भी देखें तो हर एक रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो यही सारे जो देश है ना वो पहले स्थान पे ही आते हैं, यूरोपीय नॉर्डिक देश। इसमें भी देखें फिनलैंड है लगातार, वो भी 8वें पर सबसे खुश लोग यहाँ पर रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले लोग हैं, 7.736। डेनमार्क दूसरे पे है 7.521। आइसलैंड तीसरे पे है 7.515। ठीक है, तो दूसरा तीसरा स्थान इन लोगों का है। उसके बाद सबसे अशांति प्रिय देशों की बात करें, जहां खुशी तो शायद क्या सबसे दुखी देशों की है सूची अगर बना ले तो नीचे से ये लोग नहीं, ऊपर से पहले पे आने लगेंगे। तो विश्व का सबसे दुखी देश है अफगानिस्तान, 147वां है। भारत का रैंक देखा है तो 118वां है और इनका स्कोर है 4.389। तो भारत की स्थिति में सुधार 2024 में देखा जाए तो हम 126वें स्थान पर थे। दान डोनेशन देने वाले देशों में भारत का स्थान 57वां है। सामाजिक सेवा में 10वां स्थान है। अजनबियों की सहायता में 74वां स्थान है। पड़ोसियों की मदद में भारत का 115वां स्थान है और पुलिस व संस्थागत भरोसे में भारत का स्थान 93 है। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन 15-16 मार्च 2025 में देखा तो मियामी फ्लोरिडा यूएसए में इसका आयोजन होता है। इसके बाद विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे प्रसन्न देश कौन से हैं? इसमें आंसर है आपका फिनलैंड। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। जारीकर्ता द हेरिटेज फाउंडेशन जो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, इसकी शुरुआत करता है 1995 में। 2025 में संस्करण इसका 31वां आया और कवरेज जो किया गया 176 देशों का। मूल्यांकन का आधार क्या रहा? तो आर्थिक नीतियां, उसकी तुलनात्मक स्थिति रही। अब इसमें कुछ स्कोर और देशों की सूची जो कि हर एक रिपोर्ट और सूचकांक हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर देखें, हाईलाइट कर लिया, केवल स्विट्जरलैंड, आयरलैंड को आर्थिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है 80+ की श्रेणी में। यहां पर तो 2 ही देश हैं। उसके बाद सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। 20 देशों को प्रायः स्वतंत्र यानी कि 70 से 79.9 के स्कोर में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया छठा, जर्मनी का 22वां स्थान है। 60 से 69.9 के स्कोर वाले देशों को मध्यम रूप से स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है। 50 से 59.9 स्कोर वाले प्रायः गैर स्वतंत्र श्रेणी में भारत, ब्राजील और रूस को देखा जाए तो इसी श्रेणी में आपको रखा गया है। तो इस कारण से इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद भारत का जो स्थान है इसको भी आप देख लें, 128वां स्कोर 53। पिछली बार 2024 से 2 स्थान हम नीचे आ गए। तो ये भी आपको सूची जो है भारत इसमें भी अच्छा नहीं कर रहा है। सूची में सबसे निचला देश जो है उत्तर कोरिया 176वां है जो इसका स्कोर 3 है। और एशिया में जापान 28, अमेरिका 26 को प्रायः स्वतंत्र श्रेणी में यहां पर आपको रखा गया है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान यहां पर देखा जाए तो सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को। इसके बाद भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आता है। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, स्थापना 1993, मुख्यालय जो है बर्लिन जर्मनी में। प्रकाशन वर्ष कब से किया जा रहा है? तो 1995 से। उद्देश्य क्या है? तो सत्ता, रिश्वत, गुप्त सौदे के दुरुपयोग को रोकना है, पारदर्शिता जैसी चीजों को आगे बढ़ाना है। मुख्य बिंदु यहां पर देखा जाए तो इसमें क्या क्या है? 11 फरवरी 2025 को जारी किया गया। संस्करण 30 है। शीर्ष देश डेनमार्क, स्कोर कितना है? 90। दूसरे स्थान फिनलैंड 88। तीसरे स्थान पर सिंगापुर, स्कोर 84। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान जिसका स्कोर 180, स्कोर मिला है 8।
अन्य सबसे भ्रष्ट देशों में देखा है तो सोमालिया है 179वां स्थान, स्कोर मिला है 9। वेनेजुएला 178वां है, स्कोर मिला है 10। और भारत की स्थिति देखा जाए तो 96 है, स्कोर मिला है 38। भारत का पिछला स्थान कितना था तो हम 93वें स्थान पे थे, 39 यहाँ पे स्कोर मिला था। तो यहाँ पर देखा जाए 93 से हम 96 पे आ गए, एक अंक की गिरावट के साथ। और क्षेत्रीय यहाँ पे औसत जो स्कोर है वो यहाँ पर आपका पश्चिमी यूरोप का उच्चतम है 64, उप सहारा अफ्रीका का न्यूनतम है 33 और एशिया प्रशांत का है 44। एक और चीज, डेनमार्क लगातार 7वें वर्ष सबसे कम भ्रष्ट देश बना रहा है यहाँ पर, और भारत का स्थान पिछली बार से 3 स्थान गिरकर 96 पे आया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 96। अगला यहाँ पे है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, जिसे यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय आकलन उपकरण है जर्मन वॉच संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो 12 फरवरी 2025 को जारी किया गया, 2006 से जारी किया जा रहा है। अवधि का आकलन जो है 1993 से लेकर के 2022 के बीच 30 वर्षों तक चरम मौसम घटनाओं को आंकड़ों को यहाँ पर विश्लेषण करके डेटा जारी किया जाता है। प्रभावित इस दौरान कितने हुए तो 9400 से ज्यादा घटनाएं हुई और विश्व भर में 7.65 लाख लोग प्रभावित हुए। आर्थिक क्षति इस दौरान कितनी हुई तो 4.2 ट्रिलियन डॉलर की हुई। मुख्य कारण क्या रहा तो इसमें तूफान 35%, हीट वेव 30% और बाढ़ 27% रही। अधिकतम जो क्षति हुई वो तूफानों से 2.33 ट्रिलियन डॉलर करीब 56% की। सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से रहे तो पाकिस्तान, बेलीज और इटली रही। 1993 से 2022 के बीच सर्वाधिक प्रभावित देशों में देखा है तो डोमिनिक, चीन और होंडुरास रहे। भारत की स्थिति 1993 से 2022 सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 6ठे स्थान पर भारत रहा है। इसके अलावा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन वॉच। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, ये भी देखा है तो वैश्विक स्तर पर यूनिवर्सिटीज की यहाँ पर एक रैंकिंग जारी की जाती है, 2004 से जारी किया जा रहा है और ये इसका 22वां संस्करण इस वर्ष यहाँ पर आपको जारी किया गया। इसमें जारी कौन करता है तो क्यूएस जारी करती है। जारी 19 जून 2025 को किया गया, संस्करण आपका 22वां था। नई पद्धति इसमें जो जोड़ी गई है वो रोजगार स्थिरता। प्रथम स्थान जो मिला है एमआईटी देखा है तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका को लगातार 14वें वर्ष यहाँ पर पहला स्थान मिला है। इसके अलावा इंपीरियल कॉलेज लंदन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आपको शीर्ष संस्थान रही हैं। भारत में देखा जाए तो 54 संस्थान यहाँ पे शामिल हुए और भारत का जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान था आईआईटी दिल्ली, जिसे 123वां स्थान मिला। और 2025 में देखा है तो इन्हें 150वां स्थान मिला था। अन्य प्रमुख भारतीय संस्थान की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे 129, आईआईटी मद्रास 180, आईआईटी खड़गपुर 215 और आईआईएससी बेंगलुरु को 219 यहाँ पर स्थान मिला है। एक क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च स्थान किस संस्थान को मिला तो उसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज 2025, ये जारी करता टाइम्स हायर एजुकेशन ही है, अप्रैल 2025 में जारी करता है। कुल विश्वविद्यालय 835 में थे। भारत के विश्वविद्यालय 107 इसमें आए हैं। एशिया में दूसरा स्थान है, जापान पहले स्थान पर देखा है तो 119 है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, जैसे कि शीर्ष स्थान मिला है वो है शिंगुआ विश्वविद्यालय चीन को, स्कोर रहा है 93। दूसरा स्थान पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, जिसका स्कोर है 92.9। तीसरा स्थान नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जिसका स्कोर है 91.3। एशिया में शीर्ष 3 में से 2 चीनी और 1 सिंगापुर के यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं। भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय सूची में शामिल हुए हैं, जिसमें से भारतीय विज्ञान संस्थान आईएससी बेंगलुरु को 38वां स्थान मिला है। स्कोर कितना है? 65.2। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का 111वां स्थान है, स्कोर मिला है 52.3। आईआईटी इंदौर के 131वां स्थान मिला है, स्कोर रहा है 49.4। और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल 140वां स्थान मिला है, स्कोर रहा है 48.6। शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश को 146वां और भारत का सर्वोच्च रैंक वाला एक निजी विश्वविद्यालय आपको देखने को मिला। तो इसको लेकर के क्वेश्चन भी एक आया है, जैसे कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय कौन सा है तो आईआईएससी बेंगलुरु। इसके बाद स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025, जिसे अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संस्थान अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। मुख्य स्थिति अगर हम देखें तो ये जो इंडेक्स है 5 प्रमुख मानकों पर आधारित है। 5 प्रमुख मानक कौन कौन से हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, सुरक्षा,
गतिशीलता, गतिविधियां, अवसर और शासन, ये 5 चीजें हैं। दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर किसे घोषित किया गया है? तो ज्यूरिक। ज्यूरिक कहां पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा ओस्लो जो कि नॉर्वे में है, दूसरे स्थान पे है। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में अगेन है, तीसरा स्थान यहां पर है। इसके बाद दुबई यूएई को चौथा, अबू धाबी यूएई का ही पांचवा है। इसके बाद सिंगापुर को भी 5वें स्थान से गिर करके 9वें स्थान पे चला गया। भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है वो दिल्ली है, जो 104वें स्थान पे है। मुंबई के 106, हैदराबाद 109 और बेंगलुरु 110वें स्थान पर है। भारतीय शहरों में अगर स्थिति देखा जाए तो बुनियादी ढांचे, शासन, टिकाऊ गतिशीलता की प्रणालियों में वैश्विक मानकों से हम पीछे हैं, और इसमें अगर आप सुधार करेंगे तभी आप यहाँ पर बेहतर हो सकेंगे। 2025 के जो नए प्रवेशक शहर थे, अलुला सऊदी अरब, अस्ताना कजाकिस्तान, कराकस वेनेजुएला और सैन जुआन प्यूर्टो रिको यहाँ पर आपको शामिल है। स्विस शहरों की बात करें तो ज्यूरिख, जिनेवा, लुसाने लगातार नागरिक केंद्रिक, नवाचार और शासन उत्कृष्ट यहाँ पर प्रदर्शन करने में शीर्ष स्थानों पर रहने वाले शहर रहे। इसी पर एक क्वेश्चन है कि बताएं स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है? तो यह है आपका ज्यूरिख। इसके बाद आता है ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025। इसको लेकर के यहां पर देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस इंडेक्स को किसने जारी किया? द काउंटर पॉइंट रिसर्च। मूल्यांकन के मानदंड आर&डी, स्टार्टअप, निवेश, एआई अनुप्रयोग, डिजिटल बुनियादी ढांचा। सिंगापुर जो है वैश्विक स्तर पे इसमें प्रथम स्थान पे है। 5 देशों की बात करें तो सिंगापुर के साथ साथ यहां पे देखा सियोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को भी इसमें आपको टॉप 5 में आते हैं। बेंगलुरु को 26वां स्थान, जो भारत का शीर्ष यहां पर एआई अनुसंधान और डेटा हब है। भारत के अन्य प्रमुख शहरों में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता को भी स्थान मिला है। वहीं मुंबई और दिल्ली की बात करें तो सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में एआई के उपयोग को लगातार यहां पर बढ़ावा दे रहे हैं। रिपोर्टों में भारत के लिए मजबूत एआई रोडमैप, नियामक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु, रियाद और हांजो सबसे उभरते हुए एआई वाले शहर के तौर पर इन्हें देखा गया है। और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सुरक्षा, डेटा सेंटर में सबसे अधिक यहां पर प्रभाव इसका देखने को मिला है। इसी पर एक क्वेश्चन है कि ये बताएं कि ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष एआई शहर कौन सा है? तो आंसर है बेंगलुरु। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 20 नवंबर 2024 को जारी किया गया। आयोजक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एंड एक्शन नेटवर्क। पहली बार कब जारी किया गया था? 2005 में। मूल्यांकन कितने लोगों का शामिल है? तो 64 देशों का प्लस यूरोपीय संघ का। उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाना, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति पर देश के प्रदर्शन का आकलन। उस आधार पर अगर हम डेटा देखें तो यहां पर मूल्यांकन की कुछ श्रेणियां हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 40%, अक्षय ऊर्जा को 20%, ऊर्जा उपभोग को 20% और जलवायु नीति को 20% दिया गया है। इस आधार पर विभाजन किया गया और इस शीर्ष देशों में देखें तो डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस को क्रम सा चौथा, पांचवा, छठा और 7वां स्थान यहां पर दिया गया है। भारत का 10वां स्थान है, जो 2024 में अगर हम देखें तो हम 7वें स्थान पर थे, लेकिन इसमें भी हम गिरावट हो चुकी है 3 स्थान की। एशिया में लेकिन भारत शीर्ष प्रदर्शन करता रहा है। प्रमुख अन्य देशों के देखें तो फ्रांस का 25वां, चीन का 55वां, अमेरिका का 57, जापान का 58 और रूस का अंतिम 64वां स्थान है। शीर्ष 3 स्थान इसलिए खाली रखे गए हैं क्योंकि कोई भी देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। और भारत का स्थान गिरा इसलिए है क्योंकि G20 देशों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में फिर भी यहां पर आपको शामिल है। इसके अलावा वैश्विक सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2025 के आधार पर एक और रिपोर्ट यहां पे जारी की गई है। जारी किसके द्वारा किया गया है? तो सिप्री के द्वारा जारी किया गया है। केंद्र क्या रहा है? तो वैश्विक सैन्य व्यय में बदलाव और भू राजनीतिक यहां पर कारण। रिकॉर्ड में वृद्धि बताई गई है, जैसे कि 2024 में जो वैश्विक सैन्य व्यय था 2718 बिलियन, जो कि 9.4% की वृद्धि लगातार 10वें वर्ष देखी गई है और अब तक का सबसे अधिक यहां पर आपको सैन्य में व्यय किया गया है। जीडीपी और सरकारी व्यय के हिसाब से अगर हम आकलन करें तो वैश्विक जीडीपी का करीब 2.5% हिस्सा जो है इसमें व्यय हो रहा है। औसतन सरकारों के कुल खर्च का 7.1% सैन्य खर्च है। प्रति व्यक्ति सैन्य व्यय जो है $334 का है। 1990 के बाद यह सर्वाधिक है। और शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देशों की बात करें तो अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत जो टॉप 5 देश हैं। रूस यूक्रेन के प्रभाव भी इसमें आपको देखने को मिला, जहां रूस ने 149 बिलियन, वहीं यूक्रेन ने 64.7 बिलियन जो है खर्च किया है सैन्य खर्चों में।
अन्य वैश्विक रुझान, नाटो ने 55% यहाँ पे सैन्य व्यय किया है। मुख्य कारण रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा, मध्य पूर्व संघर्ष, एशिया में प्रतिस्पर्धा जैसी घटनाएं। इसके अलावा सिप्री वार्षिक रिपोर्ट 2025 जो कि आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इनका फुल फॉर्म यहाँ पर है। वैश्विक सुरक्षा, सशक्तिकरण, नियंत्रीकरण, स्थिरता और वार्षिक विश्लेषण पर आधारित होती हैं। इसमें देखा जाए तो वैश्विक परमाणु हथियारों को लेकर के ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है और बताया गया है कि जनवरी 2025 तक करीब 12,121 ऐसे कुल हथियार हैं। सैन्य भंडार में जो तैयार है वो आपको 9,585 हैं। तैनात जो हथियार है वो 3,904 है। अमेरिका जो है 5,177 और रशिया 5,459 के पाल कुल 90% आपको परमाणु हथियार हैं। चीन का भी विस्तार हुआ है जिनके पास 600 परमाणु हथियार हो चुके हैं। हर वर्ष 100 की यहाँ पर वृद्धि हो रही है और यह दुनिया में सबसे तेजी से यहाँ पर बढ़ता हुआ शस्त्रागार है। भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं 2025 में, जो कि 2024 में देखा है 172 थे। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। दोनों नई मिसाइल डिलीवरी प्रणालियों को भी लगातार विकसित कर रहे हैं। वैश्विक रुझान की भी बात करते हैं तो सैन्य खर्च 2024 में $207 ट्रिलियन, जो लगातार देखा जाए तो 10वें साल वृद्धि हुई है। विश्व जीडीपी का 2.5% प्रमुख हथियारकर्ता अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी रहे हैं। शीर्ष आयातकों की बात करें तो यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान रहे हैं। चुनौतियां और जोखिम भी जो बाकी लगातार इत्यादि बढ़ी हैं, वो इतना डेटा यहाँ पर आपको ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद आते हैं हम अगली एक रिपोर्ट पे जिसका नाम है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025। इसे कौन जारी करता है? वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। इसने चेतावनी दी गई है। कैसी चेतावनी? कि 2030 तक पवन क्षमता लक्ष्य केवल 70% ही पूरा होगा और पेरिस समझौते के तहत 1.5 से 2 डिग्री तापमान सीमा को जो प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे उसके लिए यहाँ पर देखा तो ये खतरा हो सकता है। वैश्विक क्षमता 117 गीगावाट, 2023 में देखा जाए 116.6 गीगावाट, कुल वैश्विक क्षमता 1136 गीगावाट की है। क्षेत्रीय प्रदर्शन की बात करें तो चीन नया जोड़ा यहाँ पर देखा तो वैश्विक वृद्धि का करीब 70% है। शीर्ष अन्य बाजार अमेरिका, ब्राजील, भारत और जर्मनी है। अफ्रीका मध्य पूर्व क्षमता दोगुनी कर चुके हैं जिसमें उज्बेकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब अग्रणी देश है। अब तटीय पवन ऊर्जा संकट में देखा है तो केवल 8 गीगावाट स्थापित किया गया है और 2023 से देखा है इसमें 26% की गिरावट आई है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका सबसे बड़े जो कारण दिखाई देते हैं कि एक तो नीतिगत अस्थिरता है, ग्रिड अवसंरचना में कम निवेश है, वित्तीय दबाव है, महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें ऊंची हो रही हैं, व्यापार में संरक्षणवाद बढ़ रहा है। भारत की स्थिति कैसी है? तो यहाँ पर देखें तो संचयी क्षमता हमारी 50.04 गीगावाट की है, जो 4.15 गीगावाट हमने वृद्धि की है। वैश्विक रैंक हमारा चौथा है। पहले 3 स्थान पर चीन, यूएसए, जर्मनी है। शीर्ष राज्यों की बात करें भारत में तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं और विनिर्माण क्षमता हमारी करीब 18,000 मेगावाट प्रतिवर्ष की है। अब तटीय क्षमता जो है गुजरात की 36 गीगावाट और तमिलनाडु की देखा जाए तो करीब 35 गीगावाट की है। इसके बाद आता है ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025। इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर इकोनॉमिस्ट द्वारा प्रकाशित द इकोनॉमिस्ट के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। 29 देशों महिलाओं के कार्य स्थल स्थिति और लैंगिक समानता का इसमें आकलन किया गया। ओईसीडी की जो भूमिका है कि 38 लोकतांत्रिक व मुक्त बाजार समर्थक देशों का एक संगठन है। 14 दिसंबर 1960 को इसको स्थापित किया गया। पेरिस में इनका अपना मुख्यालय है। भारत इसका सदस्य नहीं है पर आर्थिक मामलों में सहयोग करता है। मानदंड इसमें 10 हैं जिसमें शिक्षा, जीमेट परीक्षा, श्रम बल, भागीदारी, वेतन अंतर, प्रबंधन बोर्ड, सरकार में महिलाओं की संख्या, मातृत्व, पितृत्व अवकाश, बच्चों की देखभाल की लागत इत्यादि शामिल है। शीर्ष 10 देश स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। क्या क्या जरूरी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें? सबसे पहले तो स्वीडन ने आइसलैंड को पीछे छोड़ करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आइसलैंड में प्रबंधन भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या घटी है जिसके कारण वो ये रैंक खो देता है। ये 39.6 से 36.8% पे आ गई। ओईसीडी में संसद में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 34% है। जापान में 16, ब्रिटेन में 41, अमेरिका में 28.7%। दक्षिण कोरिया 29 से 28वें स्थान पहुंच गया। 11 साल बाद यहां पर सुधार हुआ है। तुर्की सबसे नीचे 29वें स्थान पे है जो वेतन असमानता से जूझ रहे हैं।
इसके अलावा जापान, टर्की, दक्षिण कोरिया गहरी सामाजिक मान्यताओं और वेतन असमानता से जूझ रहे हैं। अगली रैंक यहाँ पर रैंकिंग है वो है ग्लोबल, आपको देखा है तो टेररिज्म को लेकर के जो लगातार वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस EIEP के द्वारा इसे 2025 में जारी किया गया है। शीर्ष स्थान देखा जाए जहां सबसे ज्यादा इस तरह घटनाएं हो रही हैं, बुर्किना फासो फर्स्ट है, दूसरे स्थान पाकिस्तान है, पहली बार एक वर्ष में 1000 आतंकी हमले हुए हैं, 45% की वृद्धि हुई है। सीरिया में देखा जाए तो थर्ड स्थान है, माली का देखा जाए इसमें चौथा स्थान है, भारत का देखा जाए तो 14वां स्थान है। सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट IS को है बताया गया है, और तेजी से उभरता आतंकी संगठन जो है TTP है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। क्षेत्रीय परिक्षेत्र की बात करें तो साहेल क्षेत्र पश्चिम अफ्रीका आतंकवाद का नया वैश्विक केंद्र बन चुका है। और प्रभाव मानदंड की बात करें तो हमलों की संख्या, मौतों की संख्या, घायलों की संख्या और देश पर समग्र सामाजिक आर्थिक प्रभावों के आधार पर आकलन। इसके बाद वैश्विक सूचकांक में भारत की मुक्त अभिव्यक्ति रैंकिंग, ये यहां पर देखा जाए तो अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच 33 देशों में मुक्त अभिव्यक्ति का एक सर्वेक्षण करता है और एक रिपोर्ट जारी करता है। भारत जो है 33 देशों में 24 स्थान पर है, स्कोर मिला है 62.6। भारत दक्षिण अफ्रीका 66.9, लेबनान 61.8 के बीच है। 37% भारतीय मानते हैं कि सरकार को अपनी नीतियों की आलोचना रोकने का अधिकार होना चाहिए। यूके में 5%, डेनमार्क को 3%। और वैश्विक स्तर पर शीर्ष देश जो हैं नॉर्वे 87.9 और डेनमार्क को 87 यहां पे पॉइंट मिले हैं। रिपोर्ट है हु इज द वर्ल्ड सपोर्टर्स फ्री स्पीच, अक्टूबर 2024 के सर्वेक्षण के आधार पर जारी किया गया। एक और है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। देखा जाए तो इसे वैश्विक स्तर पर सैन्य पारंपरिक शक्ति के आधार पर देशों की तुलना की जाती है कि किस देश की सैन्य पावर कितनी ज्यादा है। इसमें 60 से अधिक कारक शामिल हैं, जिसमें मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय स्थिरता इत्यादि है। मुख्य बिंदु भारत की स्थिति देखें तो 2025 में भारत चौथे स्थान पर रहा, स्कोर है 0.1184। शीर्ष 3 में है अमेरिका 0.0744, रूस को 0.0788 और चीन को 0.0788 यहां पर अंक मिला है। भारत की ताकत क्या है कि विशाल मानव संसाधन, पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन और रणनीतिक भौगोलिक एक स्थिति उसके पास है। भारत की कमजोरियां क्या हैं? हेलीकॉप्टर वाहक शक्ति, समुद्री खदान, युद्ध क्षमता में कमी। पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान 9वें से गिर करके 12वें स्थान पर आ चुका है, जो उसकी सैन्य क्षमता में गिरावट देखने को एक मिलती है। अगला है ग्लोबल रेपुटेशन रैंकिंग 2025। इसे टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग यहां पर आपको जारी की है विश्वविद्यालयों की शैक्षिक उत्कृष्टता के आधार पर। शीर्ष स्थान किसे मिला है इसमें? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय को, लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान पर है, हाईलाइट करिएगा। द्वितीय स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और MIT अमेरिका को मिला है। भारत के कौन कौन से संस्थान इसमें शामिल हैं? ISC बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, शिक्षक ओ अनुसंधान SOA भुवनेश्वर और IIT बॉम्बे इस बार सूची से पूरी तरह बाहर हो गया है। भारतीय संस्थानों की गिरावट, सभी शीर्ष स्थान 201 से लेकर के 300 बैंड में चले गए हैं। इसके बाद अगली है IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025, जिसे यहां पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में आपको IMD के द्वारा जारी किया जाता है। प्रतिभा को विकसित करने, आकर्षित करने, बनाए रखने इत्यादि के आधार पर इस रैंकिंग में मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले देखें तो इसमें स्विट्जरलैंड है, पहले स्थान पर है, लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत की स्थिति 2024 में 98वें स्थान से गिर करके अब हम 63वें स्थान पर आ गए हैं। लग्जमबर्ग जो है दूसरा स्थान हासिल करता है, सिंगापुर 7वें स्थान पर है और एशिया में प्रमुख केंद्र है। रैंकिंग का आधार जो है शिक्षा, कौशल विकास, विदेशी प्रतिभा का आकर्षण, उसे बनाए रखना। इसके बाद आता है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 जारी की गई। ये आपको देखा जाए तो स्टूडेंट के लिहाज से दुनिया भर में कौन सी सबसे अच्छी सिटीज हैं उस आधार पर एक रैंक बनाई गई है, जिसमें किफायती शहर होना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली का प्रदर्शन जो है वैश्विक स्तर पे अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में 96.5 अंक के साथ पहले स्थान पर है। QS रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे किफायती
भारतीय शहरों की स्थिति आपको देखा जाए है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई ने सभी ने अपनी पिछली रैंकिंग में सुधार किया है। मुंबई ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है, जिनको 98वां स्थान मिला है। बेंगलुरु को 108वां से बढ़कर के 128वें पे आ गए हैं। किफायती शिक्षा और रोजगार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत की शिक्षा जीवन यापन की लागत पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है। दिल्ली और मुंबई ने रोजगार की दृष्टि से वैश्विक शीर्ष में 50 में जगह बनाई है। शैक्षणिक संस्थानों की इसमें भूमिका अगर हम देखें तो दिल्ली में आईआईटी दिल्ली है, डीयू है। मुंबई में आईआईटी बॉम्बे है, मुंबई विश्वविद्यालय है। बेंगलुरु में आईआईएससी है, आईआईएम है। चेन्नई में आईआईटी मद्रास है, अन्ना यूनिवर्सिटीज हैं। तो इनमें यहां पर देखा है तो रैंकिंग में सुधार हुआ है। अन्य देखा जाए तो एक वैश्विक नवाचार सूचकांक है, 2025 में इसे भी जारी किया गया है। इसका 18वां संस्करण है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के द्वारा जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। 140 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करता है। R&D में देखा है तो मंदी की बात की गई है कि 2024 में वृद्धि जो है मात्र 2.9%, 2025 में यह घट करके 2.3 पर आ गई है। शीर्ष राष्ट्र की बात करें तो स्विट्जरलैंड है, लगातार 15वें वर्ष वो पहले स्थान पर है। स्वीडन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर टॉप 5 में आते हैं। चीन पहली बार शीर्ष 10 में आया है। और भारत जो है 2020 में 48 पे था, लेकिन 2025 में हम 38वें स्थान पे आ गए हैं। मध्य एवं दक्षिण एशिया में अगर हम देखें तो पहले ज्ञान एवं तकनीकी उत्पादन में 22वें, बाजार परिष्कर में 38वें स्थान पे हैं। व्यापार परिष्कर में 64 है और सूचना में 61 है। संस्थान में हम 58 स्थान पे यहाँ पे अपेक्षाकृत कमजोर है। भारत की विशेषताएं क्या रही तो आईसीटी सेवाएं, WC इकोसिस्टम, यूनिकॉर्न, लेट स्टेट स्टार्टअप, फाइनेंसिंग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसी पहलू। महत्व क्या है? स्टार्टअप इंडिया, एम, निधि, डीपीआई, यूपीआई, आधार और एनडीसी योजनाएं जो है नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगला है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। इसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने जारी किया। विश्व स्तर पे कानून शासन व्यवस्था को लेकर के जारी की जाने वाली रैंकिंग है। इसमें 8 अलग अलग संकेतक हैं जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सरकारी बाधाएं, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, पारदर्शी शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय, आपराधिक न्याय शामिल है। शीर्ष 5 देश देखा जाए तो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी को यहां पर स्थान मिलता है। इसके बाद भारत की स्थिति 142 देशों में हमें 79वां स्थान मिला है। सरकारी बाधाओं में 60, पारदर्शी शासन में 44, मध्यम प्रदर्शन आपको देखने को मिला, भौतिक मौलिक अधिकार में 102, सुरक्षा में 98 और आपराधिक न्याय में 82 हम कमजोर दिखते हैं। पाकिस्तान की स्थिति 140, माली के 141 और नाइजीरिया 142 है। और महत्व देखा जाए तो भारत में शासन स्तर पर सुधार प्रणाली को लेकर के और बेहतर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा अगला है इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट आ गई है, जिसे एक्सेस नाउ नामक डिजिटल अधिकार संगठन के द्वारा यहां पर जारी किया गया है। 54 देशों में 296 से अधिक शटडाउन दर्ज किए गए हैं, बताती है रिपोर्ट। 202 शटडाउन एशिया प्रशांत क्षेत्र में हुए हैं। शीर्ष देश देखा है तो म्यांमार 85, भारत 84 और पाकिस्तान में 21। भारत की स्थिति 84 जो शटडाउन हुए 2023 से कम है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक है। 41 शटडाउन विरोध प्रदर्शनों में, 23 सांप्रदायिक हिंसा से और 5 जो है परीक्षाओं से जुड़े रहे। शीर्ष राज्य जो है मणिपुर 21 शटडाउन हुए हैं और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। विनियमन देखा जाए तो इंटरनेट शटडाउन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 नियम 2017 के तहत लागू किया जाता है। आदेश कौन जारी करता है तो केवल गृह सचिव जारी कर सकते हैं। 3 सदस्यीय समिति इसकी समीक्षा करती है। शटडाउन के कारण क्या हो सकते हैं तो सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षा बनाए रखना, अफवाह गलत सूचना को रोकना है, विरोध हिंसा नियंत्रण, परीक्षाओं की शुचिता और आपातकालीन स्थिति को उपयोग करना। प्रभाव क्या होता है? आर्थिक स्तर देखें तो केवल 2023 की पहली छमाही में भारत को $118 मिलियन का निवेश, एक तरीके नुकसान, सेवाएं बाधित हो जाती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, आपदा प्रबंधन प्रभावित होती हैं, अधिकारों का हनन होता है क्योंकि अनुच्छेद 19 का यहाँ पर एक तरीके से जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है उसका उल्लंघन होता है, अपराध छिपाने की संभावना रहती है। ऐसे सारे पहलू हैं। इसके अलावा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, इस रिपोर्ट में देखा जाए तो स्विस कंपनी IQAIR यानी एयर ने अपनी 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में जारी की। इसमें पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 को लेकर के
एक रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की गई है। वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं, 13, ठीक है। शेष शहर पाकिस्तान के 4, चीन, कजाकिस्तान और चाड के एक है। एशिया से बाहर केवल चाड की राजधानी एन जामेना शामिल है। सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र जो है वो है मायाग्यूज, पुएर्टो रिको का है, जहां पर्टिकुलर मैटर 2.5 जो है 1.1 माइक्रो मिलीग्राम घन यहां पर मीटर में है। केवल 7 देश डब्ल्यूएचओ मानक के अनुरूप यहां पर हैं, जहां पे ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड, न्यूजीलैंड आते हैं। वैश्विक 5 सबसे प्रदूषित देश चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और भारत हैं। भारत की स्थिति 2023 के 3rd से 5वें स्थान पे आ गए हैं। प्रदूषण से औसत जीवन प्रत्याशा में 5.2 वर्ष की यहां पर कमी हो रही है। बर्नीहाट मेघालय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां के पर्टिकुलर मैटर देख सकते हैं आप 128.2 तक हो चुका है और डब्ल्यूएचओ मानक से 25 गुना अधिक है। नई दिल्ली लगातार 6ठे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है, जहां पर्टिकुलर मैटर आप 91.8 तक देख सकते हैं। एनसीआर के 6 सैटेलाइट शहर फरीदाबाद, लोनी, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी यहां पर इस सूची में आपको शामिल मिलेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय अवलोकन में उत्तरी अमेरिका सबसे प्रदूषित जो शहर है कैलिफोर्निया है। ओशनिया में देखा जाए तो सबसे स्वच्छ क्षेत्र 57% शहर डब्ल्यूएचओ मानक को पूरा करते हैं। लैटिन अमेरिका में देखें तो 2024 में अमेजन की आग ने प्रदूषण स्तर को बढ़ाया है। स्वास्थ्य प्रभाव देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन का दहन, धूल के तूफान, जंगल की आग, इन सब के कारण आपको देखा जाए तो फेफड़े, रक्त प्रवाह, जलन होने लगती है, सूजन आती है, अस्थमा की समस्या आपको होने लगती हैं अगर ये चीजें आपके सांस के माध्यम से अंदर प्रवेश करती हैं। और जब ये अंदर जाएंगे तो इससे आपको कैंसर, स्ट्रोक, दिल का दौरा जैसे यहाँ पे खतरनाक समस्याएं होंगी। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। यूनेस्को ने प्रथम ग्लेशियर दिवस 21 मार्च के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की है, जिसको एक शीर्षक दिया गया है पर्वत एवं ग्लेशियर जल मीनार। जारीकर्ता यूएन वाटर की ओर से यूनेस्को विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम। दुनिया के जल संसाधनों की स्थिति के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया। कहा गया कि मीठे जल का सर्वाधिक जो उपयोग है वो कृषि में करीब 72% है, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम उद्योगों की आपको बात करते हैं तो घरेलू जो उपभोग है आपको कृषि में 72% है, उद्योग में 15 है, उसके बाद आपको घरेलू उपयोग आपको आता है। 2000 से लेकर के 2021 में अगर हम देखें तो वैश्विक मीठे जल का उपयोग जो है वो 14% है, जिसमें 0.7% यहां आपको प्रतिवर्ष आपको एक स्थिति देखने को मिलती है। 25 देश जो हर वर्ष अगर हम देखें तो गंभीर जल संकट को झेलते हैं और जिसमें दुनिया की करीब 1/4 जो आबादी है रहती है। इसका बड़ा कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन होना, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं जो है गंभीर संकट को यहां पर उत्पन्न करती हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG 6 भी बारे में बताया गया कि लक्ष्य प्राप्ति बेहद पीछे है। 2022 में 2.2 बिलियन लोग, करीब 27% जो आबादी है उसके पास सुरक्षित पेयजल नहीं है और 80% जो है ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जल मीनारे जो हैं यानी कि पर्वत वैश्विक जल स्रोत हैं, औषधीय वनस्पति, विशेष कृषि और जैविक विविधता का भंडार है। सीढ़ीदार कृषि से जल संरक्षण को किया जा सकता है, कटाव की रोकथाम भी हो सकती है, ढलानों को स्थिर बनाया जा सकता है और सांस्कृतिक विरासत का हम संरक्षण भी कर सकते हैं। ग्लेशियर एवं बर्फ जो है तेजी से अगर आपको देखा जाए तो जिस तरीके से आपको ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे और धीरे धीरे आपको पानी का संकट की समस्याएं आपको होंगी और इन तरीके की समस्याएं भी होंगी, तो वो सारी जानकारी भी इसमें आपको दी गई है। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष हैं वो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो फैक्चुअल डेटा है, जैसे कि हिंदू कुश हिमालय में तेजी से विगलन हो रहा है। 2011 से 2020 के बीच हिमनदों के निवर्तन की गति 65% तक बढ़ी है। यदि तापमान जो है 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में वर्ष 2100 तक 30 से 50% यहाँ पर आयतन का ह्रास हो जाएगा और यदि तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो 45% तक हम यहाँ पर अपना जो ग्लेशियर है उनको खो देंगे।
वैश्विक प्रभाव आपको देखा जाए तो पर्वतीय हिमनद जो है 26 से 41% द्रव्यमान आपको कम हो सकता है। 1.1 बिलियन लोग इससे प्रभावित होंगे और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में जल पर निर्भर लोग हैं। ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड का खतरा भी यहां पर आपको बढ़ेगा। आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी। पिछले 200 वर्षों में देखा है इसके कारण 1200 मौतें हो चुकी हैं, 12,000 मौतें हो चुकी हैं और 2100 तक ये 3 गुना और भी बढ़ सकता है। हिंदुकुश हिमालय जो है एशिया का जल टावर इसे कहते हैं, भारत समेत 8 देशों में फैला है। 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट इसमें है। कौन कौन से? हिमालय, इंडो बर्मा, दक्षिण पश्चिम चीन और मध्य एशिया है। अंतर्राष्ट्रीय जो पहल की गई है, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया। क्रायोस्फेरिक विज्ञान कार्यवाही दशक जो है 2025 से 2034 तक, और उद्देश्य इसका है कि ग्लेशियर संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा 2025 के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में बेंगलुरु शामिल हो चुका है और ये स्टार्टअप लिंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु पहली बार आपको टॉप 10 में आया है। उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं देख लेते हैं। सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को अमेरिका प्रथम स्थान पे है, न्यूयॉर्क लंदन दूसरे तीसरे पर हैं, बेंगलुरु 13.8% की विकास दर के साथ 10वें स्थान पर है। भारत की इसे सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। अन्य जो शहर है, नई दिल्ली 11वें पे है, मुंबई 18वें, पुणे हैदराबाद 70, पुणे 79 और चेन्नई 88 पर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो भारत और चीन तेजी से उभर रहे हैं। बीजिंग 5वें और शंघाई 7वें स्थान पर है। उनके टॉप 10 में 2 शहर आते हैं। स्टार्टअप को लेकर के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्यम पूंजी आकर्षण, एआई, हेल्थ टेक जैसे नवाचार पर ज्यादा फोकस होने के कारण ये स्थान आपको मिलता है। इसके अलावा वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 भी देख लेते हैं। इसे अंगटाट के द्वारा अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए तत्परता रिपोर्ट जारी किया गया। भारत की रैंकिंग 48 से सुधर करके 36 हो चुकी है। आईसीटी, आर&डी, औद्योगिक क्षमता, एआई में भारत के द्वारा लगातार बेहतर प्रदर्शन किया गया है। 170 देशों को यहां पर इसमें शामिल किया गया। भारत की रैंक 36 थी। तत्परता में 99, कौशल में 113वां स्थान रहा। अनुसंधान विकास में बात करें तो वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहे। एआई औद्योगिक क्षमता में देखें तो 13 मिलियन डेवलपर्स के साथ गिर हब पर विश्व में दूसरे स्थान पर हैं और औद्योगिक क्षमता में 10वें स्थान पर है। निजी एआई निवेश देखा जाए तो 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश के साथ भारत विश्व में 10वें स्थान पर है। अगली यहां पर जो सूचकांक है वो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। ये हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 26 जून 2025 को ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया। विश्व भर के स्टार्टअप्स को लेकर के जारी किया जाता है जिनकी वैल्यू कम से कम $1 बिलियन की हो, ठीक है, और शेयर बाजार में लेकिन सूचीबद्ध नहीं हो। तो कुल यूनिकॉर्न वितरण देखा जाए तो पहला बताया गया इसमें जो डेटा है कि 2025 में इंडेक्स में 1523 यूनिकॉर्न है। अमेरिका के 758, चीन के 343, भारत के 64 और यूके के 61 हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। स्पेस एक्स पहली बार विश्व का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न बना है, $350 अरब का। टॉप 10 में ओपन एआई 300, बाइटडांस 200 और एक्स एआई 115 भी हैं। शीर्ष शहर जो है सैन फ्रांसिस्को, जहां पे 199 यूनिकॉर्न जो है विश्व की यूनिकॉर्न राजधानी में शामिल है, और न्यूयॉर्क देखा जाए तो 142 यूनिकॉर्न यहां पर हैं। भारत की स्थिति 64 यूनिकॉर्न की है, विश्व में तीसरे स्थान पर है। प्रमुख सेक्टर की बात करें तो फिनटेक 200 से कम, यूनिकॉर्न मूल्य 800 बिलियन यूएसडी डॉलर में से ज्यादा है। सैस इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर में देखें तो 150 यूनिकॉर्न से ज्यादा है। हेल्थ टेक में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है जिनकी मूल्य जो है 220 बिलियन यूएसडी है, और नवीनीकरण ऊर्जा में 50 यूनिकॉर्न है जिनका एक कुल 130 बिलियन यूएसडी यूनिकॉर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको सारे जो रिपोर्ट और सूचकांक हैं उसको आज हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, फिनिश कर लिया है। अब आपका काम, जैसे मैंने कहा है कि मैगजीन अगर आपके पास है तो उसके माध्यम से, या फिर जैसे आपके पास नहीं है, ई पीडीएफ है, तो उसको आप यहाँ पर हार्ड कॉपी में निकलवा कर आप रिवीजन के लिए हाईलाइट पॉइंट कर लीजिए, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आप कर सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।